आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के E74 वीज़ा पर फैमिली ऑप्शन क्या होता है। क्या E74 होल्डर अपनी वाइफ और बच्चों को कोरिया बुला सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और 2026 के मुताबिक असल ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर आप कोरिया में काम कर रहे हैं या E74 लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली ऑप्शन हर वर्कर का सबसे बड़ा सवाल होता है। सबसे पहले सिंपल लफ्ज़ों में समझ लें कि E74 एक स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है और इस वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको फैमिली रीयूनियन का ऑप्शन देता है जब आप रिक्वायर्ड इनकम और स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। आमतौर पर E74 वीज़ा होल्डर अपनी लीगली मैरिड वाइफ और अपने डिपेंडेंट बच्चों को डिपेंडेंट वीज़ा पर बुला सकता है, जो यूजुअली F3 डिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी के अंडर आता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक राइट नहीं होता, बल्कि कुछ फाइनेंशियल और लीगल कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन स्टेबल इनकम है। इमिग्रेशन ये देखता है कि आपकी एनुअल सैलरी एक सर्टेन मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, जो कोरियन गवर्नमेंट हर साल एडजस्ट करती रहती है। इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी फैमिली का खर्चा कोरिया में प्रॉपरली मैनेज कर सकें, बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रॉपर हाउसिंग होती है। आपके पास कोरिया में रजिस्टर्ड एड्रेस और सूटेबल अकोमोडेशन होना चाहिए जहां आप अपनी फैमिली को रख सकें। छोटा या टेम्पररी सेटअप कभी कभी इशू क्रिएट कर सकता है, इसलिए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट और हाउसिंग प्रूफ स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्लीन लीगल रिकॉर्ड है। अगर आपने कोरिया में इल्लीगल स्टे, फाइन या कोई लॉ वायलेशन किया हो तो फैमिली वीज़ा अप्रूवल मुश्किल हो सकता है। इसलिए टैक्स रिकॉर्ड, इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब प्रोसेस समझ लें कि फैमिली को कैसे बुलाया जाता है। सबसे पहले E74 होल्डर अपनी इनकम डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ इमिग्रेशन में डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। साथ ही मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं, जो प्रॉपरली अटेस्टेड और ट्रांसलेटेड होने चाहिए। कभी कभी अपोस्टिल या एम्बेसी अटेस्टेशन भी रिक्वायर्ड होती है, डिपेंडिंग ऑन कंट्री ऑफ इशुएंस। इमिग्रेशन जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और सेटिस्फाइड होता है कि आप फाइनेंशियल और रेजिडेंशियल क्राइटेरिया मीट करते हैं तो डिपेंडेंट वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है। फिर आपकी वाइफ और बच्चे अपने मुल्क में कोरियन एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करते हैं और कोरिया ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिपेंडेंट वीज़ा पर आने वाली वाइफ नॉर्मली ऑटोमेटिकली काम नहीं कर सकती जब तक वो अपना वीज़ा स्टेटस चेंज ना करे या सेपरेट वर्क परमिशन ना ले। इसलिए फैमिली प्लानिंग रियलिस्टिक तरीके से करनी चाहिए। बच्चे कोरिया में स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और लीगल रेजिडेंट के तौर पर रह सकते हैं जब तक आपका मेन वीज़ा वैलिड है। E74 फैमिली ऑप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल रहते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रेजिडेंस या F सीरीज़ वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फैमिली के साथ स्टेबल लाइफ और इनकम रिकॉर्ड आपके पॉइंट सिस्टम को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। 2026 के मुताबिक कोरियन गवर्नमेंट स्किल्ड वर्कर्स को रिटेन करना चाहती है, इसलिए E74 कैटेगरी उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो अपना करियर कोरिया में बिल्ड करना चाहते हैं और फैमिली को साथ रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि हर केस इंडिविजुअल होता है और इनकम लेवल, डिपेंडेंट्स की नंबर और हाउसिंग कंडीशन के मुताबिक डिसीजन लिया जाता है। इसलिए अगर आप E74 पर हैं और फैमिली बुलाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एनुअल इनकम चेक करें, अपना टैक्स रिकॉर्ड क्लीन रखें, हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव रखें और डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करें ताकि एप्लीकेशन स्मूथ हो। आखिर में ये समझ लें कि E74 वीज़ा सिर्फ जॉब अपग्रेड नहीं, बल्कि फैमिली स्टेबिलिटी का भी एक स्ट्रॉन्ग रास्ता हो सकता है अगर आप प्लानिंग और लीगल तरीके से प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज़ और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।